हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, और उसमें हमने देखा था कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है एंड गैस क्या होती है। मतलब तीनों स्टेट्स के बारे में हमने ब्रीफली पढ़ा था और उसके बाद हमने सॉलिड और लिक्विड की दोनों की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ लॉ के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ लॉज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि रिलेटेड है, कुछ नियम हैं जो कि रिलेटेड है किससे, गैसियस स्टेट से, गैस अवस्था से रिलेटेड यहाँ पर कुछ नियम है। ठीक है। अब गैस स्टेट क्या होती है तो इसके बारे में आपको पहले से पता होगा, हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। तो गैस का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको पहले भी दिया था। उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पहला वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो गैस को आप जिस भी कंटेनर में रखोगे, ठीक है, आयतन की अगर हम बात करते हैं तो गैस को आप जिस भी पात्र में, जिस भी कंटेनर में रखोगे वह उसी का आयतन पूरा कवर कर लेगी। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है यह द्रव्य की सबसे यह गैस की सबसे अधिक अव्यवस्थित अवस्था है। गैस में अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, वह पात्र के संपूर्ण आयतन में व्याप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि सिंपली जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो स्टेबल नहीं होते, उनके कोई भी जगह फिक्स नहीं होती है। इसलिए जब भी वहाँ पर किसी भी तरीके के कंटेनर में हम उसे डालते हैं तो वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिल्कुल ही अनस्टेबल होती है। मतलब क्यों गतिज ऊर्जा अस्थायी क्यों होती है, उसका रीज़न ये है कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी फिक्स नहीं रहते, वो मोशन करते रहते हैं और जो उनकी मोशन की रेट है वो बदलती रहती है। इसलिए अगर कोई भी मॉलिक्यूल ज़्यादा मोशन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कम मोशन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वहाँ पर कम होगी। तो इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई मोशन डेफिनेट नहीं होता, इसलिए उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो अस्थायी होती है। जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, वहाँ पर अनस्टेबल होती है। अगर आप गैस की बात करते हो तो गैस अपने को समहित करने वाले पात्र की आंतरिक दीवारों पर दाब उत्पन्न करती है। यह दाब गैसीय अणुओं के पास की दीवारों से टकराने के कारण होता है। ये सिंपल सी बात है कि अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, गैस पर किसी भी तरीके का प्रेशर अप्लाई किया जाता है या फिर हम सिंपली गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो जिस भी कंटेनर में गैस को रखा जाता है, गैस के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की जो सरफेस होती है, उस कंटेनर की जो सतह होती है उस पर दाब क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दाब लगाते हैं। कैसे? तो इसका रीज़न ये है कि गैस के मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, वो मोशन करते रहते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से वो सरफेस से टकराते रहते हैं और इसी टकराव की वजह से वहाँ पर दाब उत्पन्न होता है। ठीक है। बल प्रति इकाई क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया को आप क्या बोलते हो, प्रेशर बोलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है घनत्व, मतलब डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है तो हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड होती है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम और गैस की जो डेंसिटी होती है उससे भी कम होती है। क्योंकि गैस के पास, गैस की अगर स्टेट की हम बात करते हैं, गैसियस अवस्था की हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है। जगह तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है लेकिन अणुओं की संख्या जो है वो वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। किसकी कंपैरिजन में, जगह के कंपैरिजन में। इसलिए वहाँ पर क्या है कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। अब गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस से रिलेटेड कई सारे नियम हैं। ठीक है। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैस से रिलेटेड कई सारे लॉज हैं। पहला लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पर बॉयल्स लॉ। हिंदी में भी इसे हम बॉयल्स लॉ ही बोलते हैं। बॉयल्स लॉ या फिर बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं, बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। बॉयल के लॉ का स्टेटमेंट कहते हैं कि हम 3 लॉ पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, दूसरा हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, और तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अवोगैड्रो लॉ। ठीक है, अवोगाड्रो का नियम। ये 3 लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? तो तीनों लॉ को पढ़ने का रीजन ये है कि हम इन्हीं 3 लॉज का यूज करने के बाद आइडियल गैस की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे आज। उससे रिलेटेड एक डेरिवेशन हम देखने वाले हैं, आइडियल गैस का डेरिवेशन। ठीक है, तो हम गैस लॉज की अगर हम बात करते हैं तो बॉयल लॉ सबसे पहले आता है। बॉयल लॉ बेसिकली क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या बोला है उसमें कि स्थिर ताप होगा। देखो यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स है ना वो यहाँ पर डेफिनेट है और उन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो का लॉ अगर हम देखते हैं तो ये कोई इतने बड़े लॉ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल से लॉ है, इतने बड़े कोई इनके स्टेटमेंट भी नहीं है। फर्स्ट अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो सिंपल सा इतना है कि V is proportional to 1/P, या फिर आप बोल सकते हो V is inversely proportional to P। ठीक है, where T is constant, जहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा में यहाँ पर ये आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल पर्टिकुलर यही स्टेटमेंट है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, जहां पर किसी भी गैस की अगर वॉल्यूम की हम बात करते हैं, किसी गैस के आयतन की बात करते हैं, तो वह उसमें लगाए जाने वाले दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब गैस का तापमान जो हो वो क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, गैस का अगर ताप वहां पर स्थिर होगा, तापमान स्थिर होगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है, ये लॉ बेसिकली है क्या? तो ये लॉ ऐसा है कि अगर आप किसी कंटेनर में किसी गैस को रखते हो और उसके ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक साथ आएंगे। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल कंजेस्ट होंगे। K1/P, यहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है। K इज अ कांस्टेंट। ठीक है, K एक स्थिरांक है। ठीक है, या फिर इसको आप यहां लिख सकते हो, when temperature is constant, V is proportional to 1/P। अब यहाँ पर अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहूंगा तो V into P is equal to क्या हो सकता है, K। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है। बॉयल्स लॉ का मतलब सिंपल इतना है कि किसी भी गैस की जब आप बात करते हो तो अगर उस गैस पर यहाँ पर क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब क्या कि अगर आप P को बढ़ाओगे तो V क्या होगा, वहां पर कम होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम तब कम होगा जब उस पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, किसी भी गैस का वॉल्यूम तब ज्यादा होगा जब उस पर प्रेशर घटाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या था, हमारा बॉयल्स लॉ था। अब हम इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी थोड़ा हम देखते हैं, दूसरे लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा लॉ क्या है हमारा, दूसरे लॉ का नाम है चार्ल्स लॉ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चार्ल्स लॉ के यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है और एक कुछ दिया हुआ है 273 डिग्री के रिस्पेक्ट में। जो हमारे अभी काम का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सिंपल वाला स्टेटमेंट है और उसी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है, दोनों ही वहाँ पर चार्ल्स लॉ ही है। ठीक है,
चार्ल्स लॉ बोलता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। क्या बोला है इसमें? चार्ल्स लॉ की अगर आप बात करोगे, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, अगर हम चार्ल्स का नियम देखते हैं तो सिंपली क्या है? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब आप यहां पर प्रेशर अप्लाई ही मत करो, प्रेशर आप लगाओ ही मत, ठीक है? या फिर अगर लगा रहे हो तो एक कांस्टेंट प्रेशर रखो, ऐसा जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जब दाब स्थिर हो तब V is proportional to, मतलब क्या है यहाँ पर? किसी भी गैस में चार्ल्स लॉ काम करेगा जब उसका प्रेशर यहाँ पर क्या हो? कांस्टेंट। तो आप गैस रख रहे हो जहाँ पर प्रेशर आपने अप्लाई नहीं किया, ठीक है? अगर ऐसा है तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का, उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा समझ में? तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा वहां पर? वॉल्यूम पर डायरेक्टली होगा। किसी भी गैस का आयतन तब बढ़ेगा जब उस पर तापमान आप बढ़ाओगे, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि प्रेशर वहां पर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। दाब जो है वो वहां पर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो ये लॉ है। सिंपली अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो V इज क्या हो जाएगा? K T, जहां पर K इज अ कांस्टेंट, K क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। स्थिरांक है, ठीक है? K क्या होगा? वहां पर एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं V इज प्रोपोर्शनल टू T की, तो हम ये एक्सप्रेशन भी यूज करने वाले हैं। ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? तीनों का एक बार मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जैसे ये एंड होता है हमारा। तीसरा एवोगैड्रो लॉ हमारा बचा हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? समान ताप और दाब पर किसी गैसों के समान आयतन में, उसने क्या बोला है? समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या बोला उसने? सारी चीजें यहाँ पर कांस्टेंट। एवोगैड्रोस लॉ क्या है? एवोगाड्रो का नियम, बेसिकली नियम ये क्या बोलता है? ये लॉ क्या बोलता है कि जब आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या हो? कांस्टेंट हो, दोनों ही क्या हो? स्थिर हो, ठीक है? दोनों एक ही हो, या तो प्रेशर और कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो? वहां पर कांस्टेंट हो। अगर ऐसा होगा तो volume of gas is directly proportional to the number of ions present in the gas, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ आयंस के, मतलब अणुओं की संख्या, जितने भी मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट है, जितने भी मॉलिक्यूल्स उस गैस में प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा उसका वॉल्यूम, ठीक है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी गैस के बढ़ाए जाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी वहां पर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वहां पर क्या लेने वाले हैं? जगह लेने वाले हैं। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं और ये लॉ के फॉर्म में आपको किसने बताया था? एवोगैड्रो ने बताया था। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। V इज इक्वल टू Kn हो सकता है और यहाँ पर K इज अ कांस्टेंट, ठीक है? तो ये तीन लॉ हमने पढ़े। एक सबसे पहले जो हमने लॉ पढ़ा है वो बॉयल्स लॉ, उसके बाद सबसे पहले जो हमने लॉ पढ़ा वो बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ हमने देखा और उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, बॉयल के नियम की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हुआ क्या
वहाँ पर हुआ ये कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। मतलब क्या कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, किसी भी गैस के अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम क्या होगा, वहाँ पर घटेगा। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये थी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं जिसका नाम था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बेसिकली क्या लॉ था? चार्ल्स लॉ में उन्होंने बताया कि जहाँ यहाँ चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ में उन्होंने क्या बताया कि आपका जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप किसी गैस में जितना टेम्परेचर बढ़ाते हो, गैस का जितना तापमान बढ़ाते हो, उसका आयतन उतना ही बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम जो होगा वो उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू T वाली कंडीशन थी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके, T के। अब अगले लॉ की तरफ चलते हैं। अगला लॉ हमारा क्या था, अवोगाड्रो लॉ था, आपको सामने ही दिख रहा है। ठीक है, कि अगर किसी गैस में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही समान है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू N, जहां पर V रिप्रेजेंट कर रहा है आयतन को, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस को, और N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैस को। ठीक है, कितने अणुओं की संख्या है गैस में, उसको कैपिटल N यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसी से समझते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस की इक्वेशन अगर हमें समझना है तो सबसे पहले तो आप समझो कि किस तरीके से इसका डेरिवेशन किया जाएगा आइडियल गैस का। आइडियल गैस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में मैं इतना अभी नहीं बताऊंगा। हम अभी डेरिवेशन इसका प्रूव करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है आइडियल गैस की इक्वेशन। तो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/P, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर फ्रॉम चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू T, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ, तो होगा क्या, मैं इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर ऐसा लिख सकता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू T/P। क्यों? क्योंकि जो V था वो समानुपाती था T के, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V विक्रमानुपाती है P के, तो इसका मतलब क्या, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, K। ठीक है, आप यहाँ पर लिख देना K इज अ कांस्टेंट। K को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट के रूप में। अब यहाँ पर V की हमने बात की, V प्रोपोर्शनल हो गया T/P के, और हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि T1 ताप तथा P1 दाब का किसी गैस का आयतन V1 है, मतलब हम यहाँ पर हम अलग अलग गैसेस को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ऐसी गैस कंसीडर करता हूँ जिसका वॉल्यूम V1 है, जिस पर ताप जो अप्लाई किया गया है, जो टेम्परेचर उस पर अप्लाई किया गया है वो T1 है, और उस पर प्रेशर जो अप्लाई किया गया है वो क्या है, P1 है। सेकेंड गैस में कंसीडर करता हूँ कि उसमें जो वॉल्यूम है उसका वो V2 है, जो टेम्परेचर उस पर अप्लाई किया गया है वो T2 है, और जो प्रेशर अप्लाई किया गया है वो क्या है, वहाँ पर P2 है। तो ये आप रफ कर लेना। इसके बाद
तो इस कंडीशन में अभी हमें क्या मिला था, अभी हमें मिला था P1 सॉरी अभी हमें मिला था P is proportional to T upon V is proportional to T upon में P, ठीक है। V is equal to क्या मिल गया था हमें K T P, P को मैं इधर भेजता हूँ तो PV is equal to क्या मिल जाएगा K T। अब for first equation for gas 1 मैं क्या करूँगा P1 V1 is equal to K T1। for gas 2 दूसरी गैस के लिए जिसका सब चेंज है वहां पर P2 V2 is equal to क्या आ जाएगा KP2। यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन हमने बना ली, हमने गैस 1 के लिए बना ली और गैस 2 के लिए बना ली, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट की बात करता हूँ, देखो आप यहाँ से अगर बात कर रहे हो PV is equal to KT तो आप इसको लिख सकते हो P1 V1 अपॉन में T1 is equal to K, और इसको आप लिख सकते हो P1 V1 अपॉन में T1 is equal to K। K इसके भी बराबर है और K इसके भी बराबर है, मतलब ये तीनों क्या होंगे यहाँ पर बराबर होंगे, 2 आएगा यहाँ पर सॉरी, ठीक है। ये तीनों भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ सो P1 V1 अपॉन में T1 is equal to P2 V2 अपॉन में T2 is equal to क्या हो जाएगा K। दोनों ही किसके बराबर हो गए, यहाँ पर कांस्टेंट के बराबर हो गए हैं, K के बराबर हो गए, ठीक है। अब लास्ट आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। दोनों ही अगर मैं बात करता हूँ तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी हमारी इक्वेशन बनी हुई है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, K क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के। K क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा वो n के, ये वाला कांस्टेंट हमने लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर n के होगा तो मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा और क्या लगाऊंगा यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाऊंगा जिसे मैं बोल रहा हूँ r, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाऊंगा जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर r है। तो K की वैल्यू क्या गई nr, K क्या हो गया nr। अगर मैं K की वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर यहाँ पर, ठीक है, K की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, इक्वेशन नंबर ये क्या थी 1 थी, ठीक है। तो अगर मैं K की वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में तो होगा क्या, होगा ये देखो इतने के बाद आप ये वाला उतारना, ठीक है। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ से हमें पता है, अभी हमने देखा था कि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है n के, तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू K इज प्रोपोर्शनल टू n हो गया। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी, अभी जो यहाँ पर लिखी थी इक्वेशन ये थी V is equal to T अपॉन में P, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी, तो K की मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है nr, तो यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब देखो P उधर जाएगा तो PV is equal to nRT, और यही क्या है हमारे यहाँ पर आइडियल गैस की इक्वेशन, ठीक है। PV is equal to nRT। अब यहाँ पर आइडियल गैस की जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, PV is equal to nRT। लेकिन आपको याद रखना है कि ये इक्वेशन किसके लिए है, ये इक्वेशन है n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने एवोगैड्रो लॉ किसके लगाया था, किसके लिए लगाया था, n नंबर ऑफ लॉस के लिए लगाया था, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए लगाया था। इसलिए ये इक्वेशन भी जो हमारी बनी है वो ऐसी गैस के लिए है, ऐसी आइडियल गैस के लिए है जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये डेरिवेशन ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।